जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं प्रश्नावली 1 का ए, जो दोस्तों संख्या पद्धति चैप्टर के अंतर्गत यह प्रश्नावली है। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। यदि आप क्लास 9th मैथ का फ्री में पूरा कोर्स पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपका फ्री में पूरा कोर्स कराया जा रहा है। मैथ ही नहीं, इसके अलावा जो अदर सब्जेक्ट हैं वो भी आपको इस चैनल पर पढ़ाया जा रहा है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इधर उधर आप भटको मत, चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाओ और इसका आप पूरा लाभ उठाओ। ठीक है, आप बाकी खुद समझदार हो, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये ज्यादा बताने की आपको जरूरत है नहीं। ठीक है, तो चलिए हम फटाफट आते हैं दोस्तों आपके मैटर पर, अर्थात प्रश्नावली 1 के ए का हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चनों को लिखा हूं। मैं एक प्रश्नावली में आपको सभी क्वेश्चनों को बताने वाला हूं। जो छोटे प्रश्नावली होंगे मैं उसको एक ही वीडियो में करा दूंगा, जो लंबे क्वेश्चन होंगे उनका अलग अलग वीडियो आपको मिलेगा, इतना याद रखिएगा। ठीक है, और फ्री में आपका पूरा कोर्स दिया जाएगा, 1 भी रुपया आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसलिए मैं कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो और इस चैनल से जुड़ जाओ। ठीक है, चलो देखो पहला नंबर का क्वेश्चन है, बोला 20 और 40 के बीच समस्त सम धन पूर्णांक लिखे। देखिए यहां पर जब भी बात की जाएगी संख्या पद्धति, मैंने आपको बताया था संख्या पद्धति के अंतर्गत वास्तविक संख्याएं होती हैं, कैसी कैसी संख्याएं होती है, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, धन पूर्णांक क्या होती है, ऋण पूर्णांक क्या होती है, सम क्या होता है, विषम क्या होता है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। ठीक है, यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो 40 से 50% समझ लो उसी पर आधारित होता है मैथ जिस पर मैंने बनाया था। ठीक है, तो आप नहीं देखे वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसका लिंक दिया गया है, वहां पर आप उस वीडियो को देखिए। आप ध्यान दीजिए संख्या पद्धति से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आसानी से आप वहां उसके माध्यम से सॉल्व कर लेंगे। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, बोला है 20 और 40 के बीच समस्त सम धन पूर्णांक लिखिए। आप जानते हैं सम संख्या का किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। देखिए ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं वह संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2, 4, 6, 8, 10। देखिए 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं वे संख्याएं दोस्तों आपकी सम संख्याएं कहलाती। ठीक है, और ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, इसको आप 2 से कितना भी प्रेस कर लो लेकिन ये कटेगा नहीं। तो ये संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों, विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब इसके अंतर्गत दोस्तों भाज्य और अभाज्य भी संख्याएं आती हैं। फिलहाल जहां क्वेश्चन में ऐसा बात किया जाएगा उस मैटर पर हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, तो चलिए इसी को सॉल्व करते हैं। तो आप ये बताओ मुझे, क्वेश्चन नंबर 1 को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं, नीचे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सभी सारे क्वेश्चन लिखे गए 1 से लेकर 8 तक, तो मैं नीचे यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूं और एक नोटबुक आप जरूर बनाइएगा। ठीक है, एक बेहतर स्टूडेंट जो होता है, अच्छा स्टूडेंट जो होता है, पढ़ने लिखने में टैलेंटेड होता है, उसके पास हमेशा देखोगे एक नोट्स होता है। तो आप भी बेहतर बनना चाहते हो, कुछ बेहतर करना चाहते हो मैथ में, तो एक नोट्स आप जरूर रखें। ठीक है, तो देखो दोस्तों ये हम यहाँ पहला सॉल्व करते हैं। बोला 20 और 40 के बीच समस्त सम धन पूर्णांक लिखे। तो 20 और 40 के बीच में ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो 2 से कटती हैं। ठीक है, सम की जब भी बात करेगा सम धन पूर्णांक की सम, तो सम संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णांक होती हैं, 2 से विभाजित होती हैं। लेकिन यहाँ बोला धन पूर्णांक, तो हमें धन पूर्णांक ही लिखना है, ऋण पूर्णांक नहीं लिखना है। तो 20 और 40 के बीच में, तो 20 और 40 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है, जैसे देखिए 22 क्या होगा, 2 से कटेगा, फिर उसके बाद 24, क्योंकि 23 2 से नहीं कटेगा, फिर 25 आएगा, 25 2 से नहीं कटेगा, तो कौन कटेगा, 26 के बाद क्या आएगा, 27 2 से तो कटेगा नहीं, 27 के बाद 28, फिर 29 2 से नहीं कटेगा तो क्या होगा, 30, फिर उसके बाद 32, उसके बाद 34, उसके बाद 36, उसके बाद 38। अब ध्यान दो, आप 40 तक नहीं लिखोगे, क्यों नहीं लिखोगे इसको भी मैं समझा देता हूं। देखिए यहां पर जो क्वेश्चन पूछेगा, यहां पे 2 तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो पहला क्वेश्चन बोला है 20 और 40 के बीच समस्त सम धन पूर्णांक लिखे। तो समस्त धन पूर्णांक यानी सभी जितने भी धन पूर्णांक होंगे सबको आपको क्या करना है, यहां पर लिखना है, वो भी धन पूर्णांक। तो 20 और 40 के बीच बोला है, के बीच,
तो इसके बीच में की बात किया है, तो 20 से लेकर हम कहां तक लिखे, सॉरी 22 से लेकर 38 तक लिखेंगे। अगर यही बोलता कि 20 और 40 तक, ठीक है, 20 और 40 के बीच तक या के तक, ठीक है, यहां बोलता 20 और 40 के या तक, 20 और 40 तक के समस्त समधन पूर्णांक लिखिए, तब यहां पर हमें 40 भी लिखना होता, क्योंकि 40 जो होता है वह 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है, और जो संख्याएं 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं वो संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। क्लियर हो गया? चलिए, उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ चुके हैं। अगर तक बोलेगा तो जहां तक बोला रहेगा वहां तक आप लिखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि जब वो 2 से कटता होगा तब वहां तक लिखेंगे, ठीक है। अगर यही बोलता 20 से लेकर 42 तक, तो 42 भी 2 से कटेगा, तो 42 आपको यहां पर लिख देना होगा, ठीक है, तक बोलेगा तो, ठीक है। अगर तक नहीं बोलता है, 20 से 42 के बीच बोलता है, तो 38 के बाद अभी 40 रह जा रहा है, तो 40 भी आपको लिखना होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाहता हूं, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड को हम यहां पे हल करते हैं, ठीक है। तो सेकंड में बोल रखा है 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखे। अभाज्य ऐसी संख्याएं जो स्वयं से विभाजित होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अभाज्य कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? अभाज्य कहते हैं। ऐसी संख्या जिसे कोई दूसरा काटता ना हो, सिर्फ वह स्वयं से कटती हो और 1 से विभाज्य होती हो। 1 से तो सभी संख्याएं कट जाती, इसलिए हम 1 की गणना नहीं करेंगे, तो हम सीधी सीधी भाषा में कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जो स्वयं से विभाजित होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो बोला है 1 से 10 तक अभाज्य धन, देखिए 10 तक, यहां पे क्या बोला है? 10 तक, बीच नहीं बोला है, के बीच नहीं बोला है, तो तक बोला है, तो हम 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखेंगे। चलिए दूसरे को जब सॉल्व करेंगे तो आप ध्यान दीजिए, बोला क्या? 1 से 10 तक, तो 1 से 10 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो स्वयं से विभाजित होती है? देखिए 2 किससे कटेगा? अपने आप से। 3 अपने आप से। 4 2 से कट जाएगा, इसलिए 4 को नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या आता है? 5, तो 5 क्या होगा? न 2 से कटेगा न 3 से कटेगा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? 6, तो 6 क्या हो जाएगा? 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, तो यह क्या होगा? अभाज्य संख्या नहीं होगा। उसके बाद 6 के बाद 7 न 2 से कटेगा, न 3 से कटेगा, न 4 से कटेगा, न 5 से कटेगा, तो यहाँ पे किसी से नहीं कट रहा है ना, तो अर्थात ये क्या हो गया? अभाज्य संख्या। उसके बाद 8 भी कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा, तो सिर्फ बोला 10 तक, 10 भी कट जाएगा। तो कहने का मतलब 2 3 5 7 ये आपकी ऐसी संख्याएं हैं जो क्या है दोस्तों? अभाज्य संख्याएं हैं जो स्वयं से विभाजित होती हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिख दीजिएगा। तीसरे नंबर को हम यहाँ पे सॉल्व कराते हैं, ठीक है। और जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें ना, तो यहाँ पे लिखे 20 और 40 के बीच समधन पूर्णांक संख्या। यहाँ पे लिखेंगे आप, जैसे पहले के बीच 20 और 40 के बीच समधन पूर्णांक, समधन पूर्णांक, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से लिख दीजिएगा। और यहाँ पे लिखिएगा दूसरा जब सॉल्व कर रहे हैं तो बोल 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक, यहाँ लिखिए 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक, ठीक है। उसके बाद आप आंसर लिखिएगा, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब हम तीसरे को सॉल्व करते हैं। तीसरे में बोला है 2a+1 का क्रमानुयायी पूर्णांक लिखिए। क्रमानुयायी मतलब उसके आगे आने वाली संख्या। जैसे यहां पे बोला है 2a+1 का क्रमानुयायी का क्या पूछा है? क्रमानुयायी, यानी अगला जो आने वाला है क्रम में वो क्या होगा? तो क्रम कैसे स्टार्ट होता है थोड़ा समझो, समय दोगे तब बेहतर आप समझ पाओगे, ठीक है। देखो 1 के बाद क्या आता है? 2 के बाद क्या आता है? 3 के बाद क्या आता है? 4। मैं कहना क्या चाहता हूं, थोड़ा ध्यान दो। 1 में 1 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 2। उसका अगला आ जाएगा 1 के बाद क्या आता है? 2, तो 1 जोड़ा तो क्या आ गया? 2। 2 में 1 जोड़ दे तो कितना आ जाएगा? 3। अर्थात 1 जोड़ने पर उसके आगे वाली संख्या अर्थात क्रमानुयायी आ जा रहा है। तो क्रमानुयायी निकालने के लिए हम इसमें क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे। तो 2a+1 पहले से है, इसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 2a और 1 2, तो ये 2a+2 इसका क्या हो जाएगा?
क्रमानुयायी संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब हम चौथे नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे से समझ भी रहे हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ ही लेता हूं। मुझे आप ये बताओ, चले दूसरे में बोला था 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए, तो आप मुझे बताइए 11 से 20 तक अभाज्य धन पूर्णांक कौन कौन से हैं, मुझे बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि 11 से 20 तक कितने अभाज्य धन पूर्णांक हैं, आपको यह बताना है। और तीसरे क्वेश्चन में पूछता हूं आपसे कि 3a+2 का क्रमानुयायी पूर्णांक क्या है, आप जरूर बताइए कमेंट में, क्वेश्चन नंबर लिख के कमेंट करिएगा। ठीक है, जैसे मैंने इस तरीके से लिखा है तो ऐसे ही आप कमेंट करेंगे तो मुझे भी अच्छा समझ में आएगा कि हाँ बच्चा इसी क्वेश्चन का कमेंट कर रहा है। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन को। चौथे बोला है 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम, तो योगात्मक प्रतिलोम को सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब ऐसा होता है कि उसमें जो संख्या दी गई है उस संख्या में हम क्या जोड़ दें कि शून्य प्राप्त हो जाए, तो वो आपका क्या हो जाएगा, योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है, अगर गुणात्मक प्रतिलोम की बात करता है तो उस संख्या में हम क्या जोड़ दें, किससे गुणा कर दें जिससे वह 1 प्राप्त हो जाए। तो चलिए क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम समझते हैं। पहले यहाँ पे योगात्मक प्रतिलोम की बात किया है तो हम योगात्मक को समझते हैं। देखिए बोला है 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, तो यहां पर हम लिखेंगे 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है, 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम। तो आप ध्यान दो, मैंने क्या बताया कि जिस भी संख्या का योगात्मक पूछा जाएगा, योगात्मक प्रतिलोम पूछा जाएगा, तो याद रखिए उस संख्या में हमेशा क्या जोड़ें जिससे हमें शून्य प्राप्त हो जाए। तो यहां पे देखो 2/3 है, 2/3 है। अगर हम इसमें -2/3 जोड़ दें तो ध्यान दो, अगर इसमें हम -2/3 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ये अगर ध्यान देना प्लस में दिया रहेगा पूर्णांक तो आपको यहां पे माइनस लगाना होगा, उसी संख्या में वही आंसर होगा, उसी संख्या में माइनस लगा देंगे तो वही क्या हो जाएगा, उसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। जैसे 2/3 है तो अब इसमें क्या जोड़े कि शून्य प्राप्त हो जाए, तो -2/3 जोड़ दीजिए, तो 2/3 और प्लस माइनस -2/3 ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब जो संख्या दिया रहेगा अगर उसका योगात्मक प्रतिलोम पूछा जा रहा है तो प्लस में है तो माइनस लगा देंगे, माइनस में है तो प्लस लगा देंगे। जैसे 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम पूछा है, 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम पूछा है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -2/3, क्योंकि अगर +2/3 में -2/3 जोड़ देंगे तो ये कट के कितना बचेगा, 0। तो योगात्मक प्रतिलोम का मतलब यही होता है उसमें ऐसा क्या जोड़ा जाए कि उसका जो दोस्तों बराबर मान निकले वो शून्य आए। तो शून्य आने का मतलब तभी होगा जब 2/3 में देखिए प्लस में है पूर्णांक तो माइनस लगा दीजिएगा, माइनस में है पूर्णांक तो प्लस लगा दीजिएगा। जैसे -5 में हम क्या जोड़े कि मतलब -5 का अगर हमें योगात्मक प्रतिलोम पूछेगा तो इसका क्या हो जाएगा, +5, क्योंकि इसके पहले आप माइनस लगाओगे ही। योगात्मक प्रतिलोम जब भी पूछा जाता है तो हम माइनस लगाते हैं, तो -5 हो जाएगा पहले से, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, -5 तो पहले से है और योगात्मक प्रतिलोम में पहले माइनस लगाते हैं, माइनस लगाने पर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस। ठीक है, तो कहने का मतलब जब भी आपसे योगात्मक प्रतिलोम पूछे तो आप क्या करेंगे, माइनस लगा के आगे दर्शा के फिर असली आंसर लिखेंगे। जैसे आपसे पूछ ले -2 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए, तो -2 का योगात्मक प्रतिलोम बताने के लिए क्या करेंगे, पहले -2 को तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे और इसके पहले क्या लगा देंगे, माइनस। अब ये किसमें चेंज हो गया, योगात्मक प्रतिलोम में। ठीक है, अब इसका माइनस प्लस हो जाएगा, सिर्फ आ जाएगा कितना, 2, तो ये इसका हो जाएगा योगात्मक प्रतिलोम। अगर यही 2 दिया होता अब बोलता इसका योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो तो इसके पहले क्या लगा देंगे, 2 तो है ही,
2 लिखोगे और इसके पहले माइनस लगा दोगे, तो प्लस में रहेगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस में रहेगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा। यही हो जाता है योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि ऐसा क्या जोड़ा जाए उस पूर्णांक में कि शून्य आ जाए। तो शून्य तभी आएगा जो पूर्णांक दिया गया है वही जोड़ दिया जाए। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास 5 रुपए हैं और मैं 5 रुपए आपसे ले लेता हूं तो आपके पास क्या हो गया? शून्य हो जाएगा। तो कहने का मतलब वो शून्य कब होगा? जब मैं आपका जितना आपके पास है उतना मैं ले लूं। ठीक है, तो कहने का मतलब जितना यहाँ पे रहेगा बस उतना प्लस माइनस आपको कर देना है। प्लस में रहेगा तो माइनस में कर देना है, माइनस रहेगा तो प्लस में कर देंगे। तो यही उसका क्या हो जाएगा? योगात्मक प्रतिलोम कहा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है -5 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। इसके पहले आपने बताया योगात्मक प्रतिलोम, अब आपको बताना है गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम में मैंने आपको क्या बताया? यहाँ पे योगात्मक में मैंने आपको बताया कि ऐसा क्या जोड़े कि शून्य प्राप्त हो जाए। ठीक है, हमारा बराबर में जो मान आना चाहिए वो शून्य आना चाहिए, योगात्मक प्रतिलोम का रूल है। लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम जब से आपसे बोलेगा तो आपको इतना याद रखना है उसमें हम किससे गुणा करें कि हमें 1 प्राप्त हो। योगात्मक में 0 प्राप्त हो, गुणात्मक में 1 प्राप्त हो। तो गुणात्मक बोला है -5 का गुणात्मक। किसका बोला है? -5 का गुणात्मक। तो -5 में हम किससे गुणा कर दें? किससे गुणा कर दे कि 1 मिल जाए। तो जब भी गुणात्मक में बोलेगा तो आपको क्या करना होगा? उसी को ज्यों का त्यों पलट देना होगा। पलट देने का मतलब ये -5 है ना, तो -5 हम किससे गुणा कर दे कहा जाए। तो यहाँ पे गुणा करेंगे 1/-5 से। तो -5 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया? -5 को पलट दिया। तो जब पलटेंगे जैसे यहाँ पे हम बोले -2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। तो -2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम करने के लिए इसी को हम पलट देंगे। तो पलटेंगे 3 ऊपर हो जाएगा, -2 नीचे, तो -2 से -2, 3 से 3 कट गया। और गुणा में जब भी पूरा कट जाता है तो बचता कितना है? 1 है। तो समझ में आया ना? गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए जब भी आपसे बोला जाए तो उसी को पलट देना है। क्या करना है? पलट देना है, और वही इसका क्या हो जाएगा? गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। तो -5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -5 तो हम लिखेंगे, लेकिन हम इसका हम क्या करेंगे? इसको पलटेंगे तो -1/5 कितना हो जाएगा? 5। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा -5। तो -5 से -5 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 1। तो इसका जो किससे आ रहा है? किससे 1 आ रहा है? इसको पलटने पर। तो इसका गुणात्मक जो प्रतिलोम होगा वो कितना हो जाएगा? 1/-5 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? इसी का व्युत्क्रम होता है और ये इसका आंसर था। चलिए, ये 5वें तक आंसर हो गया। 6वें क्वेश्चन को आप समझिए। 6वें का बोला है P+Q और P-Q के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। क्या? योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब इसमें हम ऐसा क्या करते हैं कि शून्य प्राप्त हो। तो शून्य प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? शून्य घटा देते हैं। ठीक है, तो शून्य प्राप्त हो जाता है। तो चलिए देखिए दोस्तों, 6वें को सॉल्व करते हैं। तो बोला P+Q और P-Q के योगात्मक। तो यहां पे लिखेंगे P+Q का पहले क्या निकाले हो आप? योगात्मक। तो योगात्मक में मैंने बोला कि अगर प्लस में है तो उसके पहले माइनस लगा दो। लेकिन ये अचर संख्या के रूप में दिया है, तो जब भी अचर संख्याएं दी जाती है, यहाँ पे चर संख्या दी जाती है, चर संख्या के रूप में है, तो P+Q है ना, तो इसी के पहले आप माइनस लगाकर ब्रैकेट में लिख दो P+Q। अब देखिए P+Q -P+Q करोगे तो ये पूरी तरीके से कट जाएगा। ठीक है, अब इसका देखिए P+Q का हो गया, उसके बाद बोला P-Q का। तो P-Q का योगात्मक। ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम यहां पे लिखिएगा प्रतिलोम। ठीक है, प्रतिलोम आप जरूर लिखिएगा, योगात्मक प्रतिलोम। तो इसके पहले क्या है? P- देखिए P-Q है, तो इसको ब्रैकेट में लिखिएगा। जब भी ऐसे आए तो ब्रैकेट में लिखकर इसके पहले क्या लगा देंगे? माइनस। ठीक है, तो हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए P+Q में जब माइनस लगा के इसको जोड़ेंगे तो ये आपस में कट जाएंगे। कैसे? ध्यान दो, ये P+Q है और फिर माइनस लगा के हम क्या करें? P+Q जोड़े। तो उसमें ऐसी देखिए, जो ऐसी संख्या योगात्मक प्रतिलोम बताने के लिए कि उसमें क्या जोड़ा जाए कि शून्य प्राप्त हो, तो क्या जोड़ेंगे? वही संख्या। मैं बोला कि वही संख्या आपको जोड़ना है, तो वही संख्या जोड़ने का मतलब माइनस लगाकर। अगर माइनस में होता तो प्लस में लिखते, प्लस में रहता तो माइनस। देखिए ये P+Q एक ही संख्या, इसको अलग अलग मत समझिएगा, क्योंकि आपस में जुड़ा हुआ है, तो इसको हम अलग अलग समझ ही नहीं सकते। तो P+Q है, इसका अंदर गुणा करेंगे तो P+Q जो का क्या, इसका अंदर गुणा करेंगे तो -P, -+, -Q। तो -P देखिए प्लस
माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, तो कितना आ गया 0। तो योगात्मक प्रतिलोम में 0 आना चाहिए। तो किससे 0 आएगा, इसके पहले आप माइनस लगा दीजिएगा, इसके पहले माइनस लगा दीजिएगा। अगर ये माइनस में रहता तो हम प्लस लगाते, क्योंकि ये दोनों एक साथ है, ठीक है, इसलिए इसके पहले लगा दिया ब्रैकेट लगाकर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, ठीक है। तो 6 तक आपने समझ लिया है, अब 7 को समझिए। 7 बोला है यक्स के किस मान के लिए 5 गुणते ऑफ, यहां देखिए 5 इंटू 3 इंटू 2 इक्वल टू 5 इंटू 3 इंटू एक्स कथन सत्य है। तो यहां पर यक्स का मान क्या होगा जिससे यह कथन सत्य होगा। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे दिया है 5 इंटू ब्रैकेट में 3 इंटू 2 इक्वल टू 5 इंटू 3 इंटू क्या एक्स दिया है। तो यहाँ पे 5 को ऐसे ही रहने दो, इसको हम हल करते हैं, 7वें को हम हल कर रहे हैं। जब हल करेंगे तो 5 को ज्यों का त्यों रखेंगे और पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास का आपने नियम पढ़ा होगा, सबसे पहले क्या सॉल्व किया जाता है, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के बीच में क्या इंटू है तथा दोनों का क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। तो 3 दूना 6, ठीक है। उसके बाद अब इसका ब्रैकेट, पहले यहाँ ब्रैकेट को हल करेंगे तो 5 तिया 15, फिर इंटू क्या है यक्स। हमें यक्स का मान बताना है कि किस मान के लिए कथन सत्य है। तो यक्स का अगर हम मान निकालेंगे तो 15 को पंचांतर करेंगे, और 15 क्या है, इंटू में है, इंटू में है तो भाग में जाएगा। पंचांतर आप समझते हो ना, समझो। अगर प्लस में है तो पंचांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अगर माइनस में है तो इसका पंचांतर करोगे तो प्लस में हो जाएगा। अगर गुना में है तो इसका पंचांतर करोगे तो भाग में हो जाएगा, और भाग में है कोई संख्या तो इसका पंचांतर करोगे तो किसमें चेंज हो जाता है, गुना में हो जाता है, ठीक है। इतना याद रखिएगा। अगर कोई संख्या प्लस में है तो उसका पंचांतर करते हैं तो माइनस में हो जाता है, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, गुना में है तो भाग में हो जाएगा, भाग में है तो गुना में हो जाएगा पंचांतर होने पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके पहले क्या है, गुना है, तो गुना में है तो पंचांतर करेंगे तो कहां जाएगा, भाग में। तो यक्स बराबर आप निकालोगे तो 5 इंटू 6, अब 15 कहां आएगा, नीचे, ठीक है। तो 5 से काटेंगे 5 तिया 15, समझ रहे ना, 5 से कट जाएगा 5 तिया 15 और 3 दूनी 6, तो पूरा कट के कितना है, एक्स का मान 2 आ गया, और यही 2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 2 देखिए यहाँ पे यक्स के किस मान के लिए यह कथन सत्य है, तो यक्स के 2, यक्स बराबर 2, तो 2 मान के लिए कथन क्या होगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। योज्य मतलब योगात्मक, तो योगात्मक में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। तो 0 एक ऐसा संख्या है जो स्वयं का योज्य प्रतिलोम होता है। 0 0 रखोगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। जैसे देखो 0 में से 0 घटाओगे तब भी 0 आएगा, 0 में 0 जोड़ोगे तब भी 0 आएगा। तो ये एक ऐसा योज्य प्रतिलोम है, अर्थात योगात्मक प्रतिलोम है जो हमेशा क्या रहता है, 0 ही रहता है। लेकिन अगर -1 और +1 कर दें तो देखो -1 को +1 में चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमेशा ये 0 नहीं होता, क्योंकि एक बार माइनस है तब प्लस है। अगर 1 और 1 करेंगे तो 1 1 हमेशा 0 नहीं आएंगे, क्यों, अगर ये भी प्लस में ये भी प्लस में तो 0 आएगा नहीं ना। लेकिन 0 हमेशा चाहे प्लस में रहे चाहे माइनस में रहे, उसका क्या होता है, हमेशा योज्य प्रतिलोम 0 ही होता है। तो योज्य प्रतिलोम 0 आना भी चाहिए। आएगा कैसे, जब 0 में चाहे प्लस लगाओ चाहे माइनस लगाओ कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। तो 0 एक ऐसी संख्या है जो हमेशा क्या होता है दोस्तों, योज्य प्रतिलोम में रहता है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो दोस्तों मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक बता दिया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन है तुरंत हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आप अपने नोटबुक में जरूर लिखिएगा। और मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि एक नोटबुक आप जरूर बनाइएगा। एक बेहतर स्टूडेंट बनना चाहते हैं, भविष्य में मैथ के तगड़े स्टूडेंट बनना चाहते हैं, तो आपके पास नोट्स का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और वीडियो में आप क्वेश्चन को समझा करें, सॉल्व अपने मन से किया करें, ठीक है। जब यहां पे आप समझ जाएंगे तो खुद से सॉल्व करेंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। आपको पता चलेगा कि हाँ क्वेश्चन पे कहां आपसे प्रॉब्लम हो रही है, सॉल्व करने में कहां पे आपसे गड़बड़ी हो रही है, आपकी कमजोरियां आपको पता चलेंगी, तो वहां पे आप ज्यादा ध्यान दोगे जो आपकी कमजोरियां, ठीक है। तो बेहतर यही है कि आप वीडियो को वॉच करें, सॉल्व अपने आप से सॉल्व करें, ठीक है। चलो दोस्तों अब हमसे मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बोला है यदि a एक सम धन पूर्णांक है तो बताइए कि संख्या a-1 ऑफ a+1 सम है अथवा विषम है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को सबसे पहले आपका कर्तव्य यह है कि ध्यान पूर्वक पढ़िए। ध्यान पूर्वक पढ़ने के बाद अब सोचिए कि बोल क्या रहा है। बोल क्या रहा है
कि बोला है ए क्या है, एक सम धन पूर्णांक है। उसके बाद बोल रहा है कि भैया आप बताओ कि a-1 और a+1 सम है या विषम है, क्योंकि उसके साथ एक अंक लगा के पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं 9वें को यहाँ पे हल करके सम है या विषम है। सम है तो क्यों है, विषम है तो क्यों है, ये भी समझाऊंगा। ठीक है, देखो a कैसी संख्या है, सम है, तो a बराबर सम संख्या। ठीक है, एक ऐसी संख्या है, सम संख्या है। फिर बताना क्या है, बताइए, अर्थात आपको दिखाना है। तो क्या बताना है, a-1 a+1 सम है या विषम है। अभी सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। एक ऐसी संख्या है, सम संख्या है, अर्थात हम a बराबर सम संख्या है। कैसी संख्या होती है, वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं, अर्थात पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे बहुत सारे अंक हैं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, अनगिनत हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है, इन्हीं एक ही जगह पर रखकर आपको ट्राई करना है। ठीक है, कि ये सम धन पूर्णांक है या नहीं। यहाँ पे रखेंगे, अगर सम आता है तो सम धन पूर्णांक है, विषम आता है तो विषम धन पूर्णांक। ठीक है, तो बताना है यहाँ पे एक ही जगह पर हम 2 रखते हैं। ठीक है, एक सम चाहे जो सम रख लो आप, अपने से XYZ कोई भी संख्या आप यहाँ पर सम का रख सकते हैं, क्योंकि ये सभी संख्या क्या है, सम है। तो एक ही जगह पर हम 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, या आप यहाँ पे बड़ा संख्या रखो, थोड़ा छोटा तो आप रख ही लोगे। चलो हम 6 रखते हैं। ठीक है, तो 6-1 हो जाएगा, और यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, 6+1 होगा। तो यहाँ पे ध्यान दो, 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, और 6+1 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे ध्यान, जैसे ही ब्रैकेट हटेगा इंटू लग जाएगा, ये भी ध्यान देना। तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, तो 7 का 5 में गुणा करोगे तो 7 बचे कितना हो जाएगा, 35 आ रहा है। तो 35 कैसी संख्या है, 35 विषम है। तो आपसे बोला ये सम है अथवा विषम है, तो भैया सम नहीं है, कैसी संख्या है, विषम है, क्योंकि 2 से 35 विभाज्य नहीं होगा। तो नहीं होगा तो कैसी संख्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो आप लिख दीजिएगा विषम संख्या है। ठीक है, क्लियर हो गया। आपसे ही पूछा था कि जो है ए एक सम धन पूर्णांक है, तो एक ही जगह पर कोई सम रखेंगे, रखने के बाद अब जो आंसर आएगा वो आप चेक करिए कि सम है कि विषम है। तो जो आंसर आया वो 35 आया, तो कैसा संख्या होता है, 35 विषम होता है, क्योंकि 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता, कुछ न कुछ शेष पर बच जाता है। ठीक है, चलो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रखा है संख्या रेखा पर 5 और 17 का योग लिखिए। संख्या रेखा वाले क्वेश्चन आप बहुत ज्यादा पढ़े होंगे, क्लास 7, 8 में बहुत पढ़े होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। देखो, संख्या रेखा कुछ इस तरीके से आप खींचते थे, ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करते थे, अंकों को निर्धारित करते थे, इधर प्लस में इधर माइनस में। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7। कहां तक बोला है, संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग बताना है। तो हम 7 तक लिखने का प्रयास करते, बाकी आप आगे भी लिख सकते हो। और इधर क्या लिखोगे, -1, -2, -3, -4, -5, -6। अब माइनस में बात नहीं किया गया तो माइनस की तरफ लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल हम संख्या रेखा पर इस तरीके से संख्याओं को निरूपित करते हैं, इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि हम यहाँ पे जरूर इस तरीके से लिखें। ठीक है, अब सबसे पहले बोला संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग बताना है। ठीक है, 5 और 7 का योग बताना है, क्या होगा। ठीक है, 5 और 7 का योग लिखिए। तो सबसे पहले आप यहां से 0 से उठते हैं। ठीक है, 0 से कहां तक जाएंगे, 5 तक जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से एरो की तरह हम यहाँ पे चिन्हित करेंगे। 0 से कहां तक गए, 5 तक। अब फिर आपसे बोला है कि 5 और 7 का योग बताइए। फिर 0 से कहां तक जाएंगे आप, 7 तक जाएंगे। ठीक है, अब इसी का योग कर दीजिए। पहले 0 से 5 तक गए तो कितनी चाल गए, 5 चाल। 0 से 7 तक गए तो कितनी बार, कितना दूरी गए, कितने स्टेप गए, 7 स्टेप गए। तो 7 स्टेप गए, अब इन्हीं का योग बताना है। ठीक है, तो अगर इनका योग बताना होगा तो 5 और प्लस कितना कर देंगे, 7 कर देंगे। तो 5 और 7 कितना होता है, 12। ठीक है, चलिए ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। आई होप कि आप समझ चुके होंगे किस तरीके से इसको सॉल्व करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, 11 में क्या बोल रखा है, यहाँ पे सॉल्व करना ही नहीं करना, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं।
बोला निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है अथवा कौन से असत्य है। तो सत्य असत्य बताना है तो सीधे हम डायरेक्टली बता सकते हैं, लेकिन आपको समझा के बताएंगे। ठीक है, देखिए बोला है 11वें के पहले में, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है या नहीं। अगर होता है तो सत्य है, नहीं होता है तो असत्य है। ठीक है, जैसे इमली खट्टी है तो खट्टी है, सत्य है। अगर मीठी होती तो क्या हो जाता, असत्य हो जाता। ठीक है, उसी तरीके से दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव क्या होता है, अभाज्य होता है। तो दो धन अभाज्य संख्याएं कैसी संख्याएं कहलाती है, वे संख्याएं जो स्वयं से विभाजित होती हैं एक को छोड़कर। ठीक है, देखिए एक से विभाजित होता है तो हम एक की बात नहीं करें, क्योंकि एक से सभी संख्याएं विभाजित होती ही होती हैं। तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं से विभाजित होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो बोला है दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया। तो ऐसी बहुत सारी अनगिनत अभाज्य संख्याएं हैं, तिनको ले लेना है आपको। बोला है दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन क्या होता है, अभाज्य ही होता है। जैसे ध्यान दो, अगर मैं अभाज्य का गुणन अभाज्य में करता हूं किसी भी संख्या को लेकर, अभाज्य संख्या आता है या नहीं ये ट्राई करना। ध्यान दो, 2 अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, तो 2 गुणते 3 करेंगे, 3 दूनी 5। 5 कैसी संख्या है, अभाज्य है। लेकिन सदैव की बात क्या है, सदैव मतलब हमेशा। अगर हम 2 अभाज्य संख्याओं का हमेशा गुणा करेंगे तो क्या अभाज्य आएगा। तो मैंने 2 और 3 का किया तो अभाज्य तो एक आ गया, लेकिन आगे भी ट्राई करते हैं। जैसे देखिए 3 अभाज्य, 5 7 है, तो 2 का 7 के साथ कर लो, किसी भी XYZ किसी का भी कर लो, क्योंकि सभी अभाज्य संख्याएं हैं। या 3 का 7 के साथ कर लो, तो 2 का हम 5 के साथ करते हैं, तो 2 गुणते 5 करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, अभाज्य आ रहा है, 5 अभाज्य आ रहा है, लेकिन 10 क्या है, भाज्य संख्या हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि जो 10 है 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। आगे टेस्ट कर लेते हैं। अगर हम 2 का 5 में करें तो देखिए 2 पंचे 10 हो गया। अगर 2 का 7 में करें तो 2 गुणते 7, तो 2 सत्ते 14। तो यहाँ पे देखिए हमेशा अभाज्य नहीं आ रहा है, 14 भी 2 से कटेगा और 7 से कटेगा। तो कहने का मतलब हमेशा ये अभाज्य नहीं आएगा। अगर 2 अभाज्य संख्याओं का हम गुना करते हैं तो हमेशा अभाज्य नहीं आएगा। अगर हम 3 का किसमें करें, 7 में, तो 7 3 21 होगा, 21 क्या होगा दोस्तों, ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो भाज्य संख्याएं आ रही हैं तो हमेशा नहीं आ रहा, तो कहने का मतलब क्या होगा, ये पहला कथन असत्य है। क्यों है, क्योंकि सदैव ये अभाज्य संख्या नहीं देगा। अभाज्य का गुणा करने पर अभाज्य संख्या सदैव नहीं आ सकता। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए बी को सॉल्व करते हैं। ए को समझ गए होंगे, बी को समझिए। बोला 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। अब ध्यान दीजिए, अभाज्य संख्याएं तो हमने यहाँ पे लिखी रखा है, आवश्यकता अनुसार जितना समझने के लिए काफी है तो इतना तो मैंने लिखी रखा है। अब आपको बताना है कि इनका योग, यहाँ पे गुणन बोला था तो मैंने क्या किया, गुणा किया। अब बोला इनका योग सदैव अभाज्य होता है, तो हम ट्राई कर लेते हैं। अगर हम 2 और 3 को जोड़े, 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 2 और 3 को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 5। तो 5 तो अभाज्य आ रहा है, लेकिन यहां पर भी बोल दिया एक वर्ड सदैव। सदैव आता है नहीं आता ये हमें टेस्ट करना है। ठीक है, तो यहां पर चलिए टेस्ट कर लेते हैं इसका भी। 2 और 3 का कितना आ गया, 5। 5 अभाज्य है जो कि स्वयं से करता है। अगर हम 3 और 5 को देखें तो 3 + 5 करेंगे, योग बोला है, तो 5 3 कितना होता है, 8। 8 जो है ये 2 से भी विभाजित हो जाएगा, 4 से विभाजित हो जाएगा। तो क्या हो गया, ये अभाज्य नहीं होगा, सदैव अभाज्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि योग हमेशा इन 2 अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा अभाज्य नहीं हो सकता। ठीक है, तो यह भी कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। बाकी आप खुद समझ चुके हैं करना क्या है, तो आप जोड़कर चेक कर लो आता है नहीं आता बराबर। अब देखो सी, यदि ए और बी कोई 2 ऋण पूर्णांक है, ए और बी 2 क्या है, ऋण पूर्णांक है, ए भी ऋण पूर्णांक है, बी भी, कोई 2 ऋण पूर्णांक है, तब ए + बी भी सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा या नहीं होगा। ध्यान दो, जैसे a बराबर कितना है, -5 मान लेते हैं, ऋण पूर्णांक की बात किया है, तो जो भी संख्या a बराबर मानेंगे क्या मानेंगे, ऋणात्मक ही मानेंगे, अर्थात माइनस मान लेते हैं माइनस में। और b बराबर कोई संख्या मानते हैं, क्योंकि b भी बोला है, a भी क्या है, ऋण है, पूर्णांक है, और b भी क्या है, ऋण पूर्णांक है। तो b बराबर मान लेते जैसे -2। ठीक है, समझाने के लिए
a बराबर -5, b बराबर -2, क्योंकि दोनों क्या है, ऋण पूर्णांक है। a भी मैंने माइनस ले लिया और b भी वो मैंने माइनस ले लिया। अब बोला है तब a प्लस b मतलब a और b को जोड़ने पर, तो जोड़िए a प्लस b करेंगे तो a की जगह पर कितना -5 और यहाँ पे क्या है प्लस लिखिए और b की जगह पर कितना -2। ठीक है, और जब दो चिन्ह एक साथ जुड़ने की बात आती है तो वहां पे ब्रैकेट लग जाता है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया। अब -5 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस और कितना होगा 2। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, -5 और -2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -7 आएगा। कितना आएगा, -7 आएगा। तो कहने का मतलब दो ऋण पूर्णांकों को अगर हम जोड़ते हैं तो वह कितना होगा, ऋण पूर्णांक ही होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो जाएगा दोस्तों, यह कथन आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, दो ऋण पूर्णांकों को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या होगा, ऋण पूर्णांक ही होगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 तक आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोटबुक में लिख लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, 12 को। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, इसमें बोल रखा है आपसे, पहले क्वेश्चन का पढ़िए। ठीक है, बोला इसमें यदि a एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या a प्लस 1, a प्लस 2, a प्लस 3 संख्या 24 से पूर्णतया विभाजित होगी। आपको ये सिद्ध करके बताना है कि जो संख्या है, संख्या कैसा है, एक धन पूर्णांक है। अब यहां पर बस यही बोला है कि धन पूर्णांक है, न तो सम संख्या की बात किया गया है न ही विषम संख्या की बात किया है। तो सिर्फ हमें धन पूर्णांक लेना है, कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 x y z। ठीक है, बोला है संख्या 24 से पूर्णतया विभाजित होगी तो किस रूप में होगी ये बताना है। ठीक है, चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। ठीक है, देखिए तो दिखाइए कि संख्या a प्लस, यहाँ पे a जो है क्या है, धन पूर्णांक है। एक ऐसी संख्या है धन पूर्णांक। धन पूर्णांक में हम x y z कुछ भी ले सकते, जैसे धन पूर्णांक है जैसे हम यहाँ पे ले सकते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट बहुत सारी संख्याएं ले सकते हैं, क्योंकि ना यहाँ पे सिर्फ धन पूर्णांक बोला है, न सम बोला है न ही विषम बोला है। अब ये देखिए बताना है कि पूर्णतया किससे 24 जो है जो पूर्णतया किससे विभाज्य होगी। तो देखिए क्या है, a है, फिर a प्लस 1 है, फिर a प्लस 2 है, अगले ब्रैकेट में a प्लस 3 है। तो ये पूर्णतया किससे विभाजित हो जाएगी, हम टेस्ट करते हैं। पहले हम 24 का गुणनखंड करते हैं। अगर हम 24 का गुणनखंड करें तो ये खुद बता देगा कि संख्या पूर्णतया किससे विभाजित होगी। 2 से करेंगे 2 1 का 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6 और फिर काटेंगे 3 1 का 3। तो कहने का मतलब अगर हम एक को एक साथ कर ले तो क्या हो जाएगा, 2 3 4 हो जाएगा, अर्थात 2 गुणते 3 गुणते 4 निकलेगा। देखिए 2 3 6 चौके 24, इन दोनों को हम आपस में गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, तो 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से हम बनाते हैं। ठीक, अब ध्यान दो, a मान लेते हैं धन पूर्णांक, कोई धन पूर्णांक क्या है, 1 है, तो a की जगह पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 2, फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस 3। ठीक है, हमें दिखाना है, सिद्ध करना है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब ध्यान दो, 1 का कोई मतलब ही नहीं है गुणा के रूप में, तो बच रहा है क्या 1 1 2, फिर क्या बच रहा है 2 1 3, फिर क्या बच रहा है 3 1 4। तो देखो ये 24 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, तो 24 जो होगा इससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो विभाजित हो जाएगा तो यही क्या होगा, प्रूव्ड हो गया। यही सिद्ध करना था और ये प्रूव्ड हो चुका है। समझे नहीं कैसे करना था। आप यहाँ पर एक की जगह पर कोई भी धन पूर्णांक ले सकते हैं। आप जो भी धन पूर्णांक लेंगे, एक ब्रैकेट जो होगा 2 से कट जाएगा, एक ब्रैकेट जो होगा 3 से कट जाएगा और एक ब्रैकेट जो होगा वो 4 से कट जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप समझ चुके हैं कि आपको यहाँ पर करना क्या है। ठीक है, तो आप ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। इसका स्क्रीनशॉट अभी मत लीजिए, इसको बता देते तब लीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 30, इसमें बोल रखा है यदि a एक सम धन पूर्णांक है और b एक विषम धन पूर्णांक है। देखिए यहाँ सम विषम की बात किया है। a कैसा है, सम धन पूर्णांक है, b कैसा पूर्णांक है, विषम धन पूर्णांक है। तो बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी सम है।
कौन सी सम है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में नीचे क्वेश्चन दिए गए थे कौन कौन संख्या है, बोला है ए स्क्वायर कामा बी स्क्वायर और कामा ए प्लस बी, फिर कामा ए इंटू बी, यहाँ पे संख्याएं दी गई है, फिर दिया है कामा ए प्लस 1, उसके बाद दिया है बी प्लस 1। अभी जितनी भी संख्याएं दी गई आपको इसमें से बताना है कौन कौन सी सम होंगी। सम किस कंडीशन में, पहले आपको ए बराबर क्या लेना है, सम धन पूर्णांक लेना है। तो ए बराबर सम मतलब 2, 4, 6, 8 इस तरीके से ले सकते हैं। तो एक सम संख्या लेंगे सिर्फ हम ए बराबर 2, क्योंकि इस छोटे से हम आसानी सॉल्व कर लेंगे। बी बराबर विषम लेना है, तो विषम मतलब 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे डाट डाट बहुत सारी संख्या विषम में आप ले सकते हो। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या करना है, सबसे पहले ए स्क्वायर को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद बी स्क्वायर को सॉल्व करते हैं, क्योंकि बोला है, एक मिनट हम कामा को मिला लेते हैं, यहाँ पे सही मैंने लगाई नहीं। ए स्क्वायर के बगल में कामा है, ठीक है, बी स्क्वायर बगल में कामा है, फिर ए प्लस बी, फिर ए इंटू बी, फिर हाँ ठीक है। देखो तो पहले में टेस्ट करेंगे जितनी ये संख्याएं हैं इनमें से कौन कौन सी सम है। तो पहले में ए स्क्वायर लेंगे, तो ए स्क्वायर बराबर मैंने ए क्या लेना है, मुझे ए के बदले में सम संख्या लेनी है। सम संख्या में कोई भी ले सकते हो। तो चलो 2 से स्टार्ट करते हैं। तो ए की जगह पे 2 रखेंगे, लेकिन इस पे स्क्वायर है, 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 4 क्या हो रहा है, सम आ रहा है, क्योंकि 4 जो होता है सम संख्या होता है, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लेते हैं बी स्क्वायर को। तो बी स्क्वायर बराबर बी, अब बी के मान रखेंगे क्योंकि बी क्या है, विषम के रूप में है, तो बी की जगह पर आप कोई संख्या ले सकते हो। तो चलिए हम 1 ले लेते हैं, या आप 3 ले लो तो 3 ही ले लेते हैं। बी की जगह पर मैंने क्या लिया, 3 लिया, लेकिन इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। तो 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9 होता है, 3 का वर्ग कितना होता है 9, और 9 कैसी संख्या आती है विषम, जो कि 2 से विभाजित नहीं होता। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ए बी स्क्वायर हो गया, अब बचा है ए प्लस बी। तो अब आप बताइए ए प्लस बी कैसी संख्या है। तो ए हमें क्या लेना है, सम, तो सम में कोई भी संख्या ले लो, चलो हम 4 ले लेते हैं, प्लस बी कैसा लेना है विषम, विषम में कोई भी संख्या लो, चलो हम 5 ले लेते हैं। तो 5 4 कितना होता है 9, 9 कैसी संख्या है विषम संख्या। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला बच रहा है ए इंटू बी। तो ए इंटू बी निकालेंगे तो क्या होगा, ए की जगह पर आपको सम लेना, तो सम में हम लेते हैं, चलो ए की जगह पर 6 ले लेते हैं, फिर इंटू बी, बी की जगह पर चलो कोई भी सम संख्या लेते हैं, 5 ले लेते हैं। ठीक है, तो 5 ले लो, तो 6 पंचे 30, 30 कैसी संख्या आई सम, तो यहाँ पे गुणा करेंगे सम विषम का तो सम ही आएगा। ठीक है, चलो आगे अब देखिए दोस्तों, अगला है ए ऑफ ए प्लस 1। तो ए की जगह पर हमें कोई सम संख्या लेना है, तो 2 ले लेते हैं, फिर ब्रैकेट में फिर ए है तो ए की जगह पे 2 लिए, 2 ही लेंगे, प्लस 1, तो 2 1 3, देखिए इसको जोड़ेंगे तो देखिए क्या होगा 2 और फिर 2 1 3 और 3 दूनी 6, 6 का ही संख्या है सम है। अगला निकालना हमें बी प्लस 1। तो बी हमें क्या लगा, चलिए 3 लेते हैं, विषम संख्या, बी क्या है विषम है, तो बी की जगह विषम रखेंगे तो 3, फिर बी की जगह पे 3 प्लस 1 और 3 1 4, और ये 3 पहले से है, तो 3 गुणते 4, 4 तिहाई 12, 12 कैसी संख्या हो जाएगी सम हो जाएगी। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि कौन कौन सी संख्या सम है, तो सम कौन कौन सा है आगे आप लिख दीजिए। देखिए ए स्क्वायर आपने निकाला सम आया, अर्थात ए स्क्वायर सम है, बी स्क्वायर निकाला विषम आया तो विषम को छोड़ दीजिए, फिर ए प्लस बी निकाला तो विषम आया, इसको भी छोड़ दीजिए, ए इंटू बी निकाला तो सम आया, अर्थात ए इंटू बी आपका सम है, फिर उसके बाद ए ऑफ ए प्लस 1 निकाला तो सम आया, ए इंटू बी तो मैंने लिख दिया। अब लिखेंगे आप ए ऑफ ए प्लस 1 सम आया है, उसके बाद बी ऑफ बी प्लस 1 सम आया। ठीक है, तो यही आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अपने नोटबुक में लिख भी लिया होगा। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 और 13। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है धन पूर्णांक के किन गुणधर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य है। तो यहां पर दोस्तों आपके 4 दिए गए क्वेश्चन, आपको बताना है यहाँ पर कौन कौन से कथन सत्य है। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कौन से कथन सत्य हैं, सत्य के साथ साथ आपको गुणधर्म बताना है। गुणधर्म मतलब नियम जो होते हैं, जैसे साहचर्य नियम, क्रम विनिमय नियम, वितरण नियम, ये सब चीजें आपको बतानी है। इसमें इन नियमों का बताना है किस नियम से सत्य हो रही है, सत्य हो रही है तो किस नियम से। ठीक है,
चलिए देखिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे 14वें का हम पहला नंबर सॉल्व करते हैं ए बराबर, ठीक है। ए वाले को सॉल्व करते हैं, तो ए वाला यहां पे दिया है, ध्यान दीजिए ए वाले को, ठीक है। 14 का ए हम सॉल्व करते हैं, तो बोला है यहां पे 3 इंटू 8 प्लस 7 इक्वल टू 3 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 7। इसका पहले हम गुना करके देखते हैं सत्य है या नहीं। तो 3 को ज्यों का त्यों रखो, 8 7 15 हो जाएगा, और 8 त्रिके कितना हो जाएगा 24, और प्लस 7 त्रिके 21, 15 तिया 45, और 24 21 45। अर्थात ये क्या हो रहा है, बराबर आ रहा है। बराबर है तो सत्य है, लेकिन सत्य है तो किस नियम से, तो दोस्तों ये जो होगा वितरण नियम से सत्य होगा, क्योंकि इसी को जो इसका 3 गुणते 8 7 दिया है, तो इसी को प्रसार कर दिया, वितरित कर दिया है खंडों में, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य है। ठीक है, सत्य है, लेकिन गुणधर्म पूछा है तो किस गुणधर्म से, वितरित नियम से। ठीक है, वितरित नियम, वितरण नियम। ठीक है, वितरित लिखिए या वितरण लिखिए, तो ऐसा काम करते हैं वितरण कर दीजिए, शुद्ध अच्छा लगेगा। ठीक है, तो यहां देखिए दोस्तों ये हो जाएगा वितरण नियम से। ठीक है, ये कथन सत्य है वितरण नियम से, क्योंकि दोनों पक्षों को सॉल्व करने पर बायां पक्ष और दायां पक्ष सॉल्व करने पर मान क्या आ रहा है, 45 दोनों तरफ आ रहा है, तो कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। जो बाएं पक्ष के लोग हैं और जो दाएं पक्ष के लोग हैं आपस में क्या है, बराबर हैं, तो ये सत्य है। ठीक है, लेकिन किस नियम से सत्य है, वितरण नियम से सत्य है। अब बी को सॉल्व करते हैं, तो बी में दिया है यहाँ पे 3 प्लस 5 प्लस 9 इक्वल टू 3 प्लस 5 प्लस 9, तो 9 5 14 और 3 प्लस 14 हो जाएगा, और यहाँ 5 3 8 प्लस 9 हो जाएगा। 14 3 17 आ रहा है और 9 8 17, तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं। जब दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं तो कथन क्या है, सत्य है। लेकिन सत्य कैसे है, किस नियम से है, तो इस साहचर्य नियम है। देखिए इसे आपका फार्मूला एक होता है a प्लस और ब्रैकेट b प्लस सी, आगे जाकर यही हो जाता है a प्लस बी और प्लस क्या c, या तो फिर अगले के साथ हम जोड़ देते हैं। तो देखिए उसी के रूप में चेंज हुआ है, a प्लस बी प्लस सी, और फिर क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी हो गया। ठीक है, तो कैसा नियम है, साहचर्य नियम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा साहचर्य नियम से। किस गुणधर्म से हो रहा है, इन नियमों को भी लिख दीजिए। अगला बच रहा है आपका दोस्तों सी, तो 3 दूनी 6 2 3 6, गुणा करने पर 6 ही 6 आ रहा है, तो यहाँ पे सी को देखेंगे तो क्या हो रहा है, 3 गुणते 2 बराबर 2 गुणते 3, तो यहाँ भी 6 आ जाएगा गुणा करने पर, यहाँ पे दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, तो यह कथन क्या हो जाएगा, यह भी सत्य हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, क्रम विनिमय से, क्योंकि इसका अर्थात क्रम बदल दिया जा रहा है, तो क्रम विनिमय हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्रम विनिमय नियम से, आप क्लास 8 में पढ़े होंगे इस सब नियमों के बारे में। ठीक है, क्रम विनिमय नियम से। ठीक है, बच रहा है लास्ट यहाँ पे डी नंबर, तो बोला 3 इंटू 5 इक्वल टू a इंटू 5, तो a बराबर 3 रखने पर देखिए बराबर आता है मान, तो चलिए रख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, 3 इंटू 5, उसके बाद इक्वल टू a इंटू 5, तो यहाँ पे a बराबर आपको क्या लेना है, 3 लेना है, जहां पे a है वहां 3 रखिए, तो 3 इंटू 5 बराबर a रखेंगे तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 5, और 3 5 15 और 3 5 15। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों निरसन नियम हो रहा है। क्यों निरसन नियम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक अचर पद देकर इसका वैल्यू भी दिया है, तो निरसन नियम हो रहा है। तो कथन सत्य है, लेकिन किस नियम से, निरसन नियम से। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए निरसन नियम से, यही गुणधर्म हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बचा है दोस्तों इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो कैसे सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 15 को, चलिए समझ लेते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आप अच्छे समझ चुके हैं। 15 को देखिए, संख्या रेखा पर इसे दर्शाने के लिए बोला है, तो 15 को यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो दिया क्या है, -5 फिर -2 0 1 2 5। ठीक है, संख्या रेखा बना लीजिए। मैंने आपको बताया संख्या रेखा ऐसे ही बनता है, एक तरफ a लिखते हैं, एक तरफ हम क्या लिखते हैं, b लिखते हैं, बीच में शून्य लिखते हैं, इधर संख्या प्लस में दाहिने तरफ, बाएं तरफ माइनस में, तो माइनस प्लस दोनों संख्या दिया गया, मैक्सिमम 5 तक है, और इधर -5 तक है, तो उधर लिखिए -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, यहां तक आप इस तरीके से लिख दीजिए, इधर प्लस में 1
2 3 4 5। ठीक है, लिख दिया आपने। अब देखिए आपको इसको दर्शाना है, दर्शाना मतलब ये 5 है तो पहले हम क्या लेंगे 0, तो यहां पे आप 0 को ले लीजिए, इसको मान लेते हैं हम क्या a, 1 को मान लेते हैं हम क्या b, यहां पे दर्शा दे रहे हैं। ठीक है, 2 को मान लेते हैं c और 5 को मान लेते हैं d, दर्शा रहे, एक बिंदु से दर्शा दे रहे हैं। और -2 को मान लेते हैं यहाँ पे e, ठीक है, और -5 को मान लेते हैं f। एक ऐसे बिंदु का नाम देकर इस तरीके से दर्शा दीजिए। बस यही हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप अपने बुक में दर्शा दीजिएगा और पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और काफी अच्छे से सभी क्वेश्चन आपको समझ में भी आया होंगे और काफी पढ़ने में आपको मजा आया होगा। तो मजा आ ही गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए। ऐसे इस चैनल पर आपको इंटरेस्टेड फैक्ट के साथ बताया जाता है, आपको एक ट्रिक बताए जाते हैं ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। घर बैठे आपको फ्री में पूरा क्लास दिया जा रहा है, तो इधर उधर भटकना क्यों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल से जुड़ जाइए। घर बैठकर इसका पूरा लाभ उठाइए और अपने दोस्तों को भी बोलिए इस चैनल के माध्यम से पढ़ने पर इनका पूरा लाभ उठाएं। और दोस्तों क्लास 10th वाले जो बच्चे हैं उनको भी बोल दीजिए, अगर वो चाहते हैं एग्जाम में 90% प्लस रिजल्ट आना तो इस चैनल के माध्यम से जुड़ जाएं और इस चैनल के माध्यम से तैयारी करें और इसका पूरा वो लाभ उठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।